बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद उस्मान हमीद। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्या करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना ये प्लान शेयर कर लूँ। देन उसके बाद हम लोग अपने इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जैसा कि मैंने इस लेक्चर सीरीज़ को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग इसको ज़रा रूटीन से या एक जो कन्वेंशनल वे के अंदर एंटी टेस्ट डील किया जाता है ना, उसे थोड़ा सा हटाने की या हटकर काम करने की जो है ना वो कोशिश करेंगे। तो उसमें किसी हद तक जो अभी तक हम लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, वैसे मैंने आपको पहला यूनिट दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हम लोगों ने मुकम्मल किया, जिसमें एक एक यूनिट हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया, पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और जितनी उसके अंदर वेरिएशंस हो सकती थी वो भी हम लोगों ने टर्न बाय टर्न सेटल डाउन की हैं। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमने प्लान किया था कि जब ये यूनिट ख़त्म होगा, हर एक यूनिट जब ख़त्म करेंगे हम, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक एमसीक्यूज एक्टिविटी जो है ना वो हम लाजमी तौर पर यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो आज ये उसी ही सिलसिले का ना एक लेक्चर है। वो जो फर्स्ट यूनिट मैंने आप लोगों के साथ पढ़ा था ना या पढ़ाया था, लेक्चर में इसको मुकम्मल किया था, ये उसकी ना एक एमसीक्यूज एक्टिविटी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट एरियाज जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ पर हिट करने की कोशिश की है और कुछ अच्छे एमसीक्यूज डेवलप करके आप लोगों के साथ इस डिस्कशन को थोड़ा फ्रूटफुल बनाने की जो है ना वो हम लोग इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर पहले यूनिट जो ऑर्गेनिक हमने मुकम्मल किया उसकी एक एमसीक्यूज एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिले नहीं करते और इमीडिएटली आप लोगों के पास ये लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग एमसीक्यूज नंबर 1 यहाँ पर डील करते हैं। तो आइए बच्चों, आज इस एमसीक्यूज असाइनमेंट को हम लोग शुरू करते हैं जो पहले यूनिट के साथ अटैच्ड है। जी तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपना फर्स्ट एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं और वही तरीकाकार जो हमने चैप्टर के शुरू में भी डिसाइड किया था वही चलेगा। स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ना आ जाए या स्टेटमेंट के साथ बॉन्ड बनाना आ जाए तो फिर आपके पास ऑप्शंस किसी हद तक सॉर्ट आउट करना आसान हो जाते हैं। वो कहता था कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। तो आप लोगों के पास इस एमसीक्यूज में कीवर्ड क्या है कि हमारे पास हमने नीचे गिवन ऑप्शंस में से ढूंढना है कि कौन आइसोमेरिक नहीं है और आप लोगों के पास किसके साथ ढूंढना है, डाई इथाइल ईथर के साथ। और जैसे ही आप लोग डाई इथाइल ईथर की बात पढ़ेंगे या बात सुनेंगे तो हम लोगों को फौरन जो पॉइंट जहन में आएगा वो क्या कि सबसे पहले अपनी वर्किंग में, चाहे आप रफ वर्किंग करें या आप लोगों के पास आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर जितनी जल्दी इसको क्लियर करें, डाई इथाइल ईथर हमारे पास होते क्या है, दैट इज CH3 ऑक्सीजन, ओ सॉरी आप लोगों के पास CH3, देन हमारे पास यहाँ पर CH2, देन हमारे पास ऑक्सीजन एंड देन आपके पास CH2 और आप लोगों के पास यहाँ पर इसी के साथ अटैच हो जाएगा दैट इज CH3। ये है डाई इथाइल ईथर। तो हम लोगों ने फौरन डाई इथाइल ईथर का नाम स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया और इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद फौरन जो आप लोगों का इंतहाई स्पीडी वर्कअप होना चाहिए इसके अंदर वो क्या कि इसका मोलेकुलर फार्मूला बनाएंगे ना तो ये C4, फिर आपके पास H10 और साथ में ऑक्सीजन बनता है। और हमारे नॉलेज में ये बात ऑलरेडी होनी भी चाहिए कि ये जो आप लोगों के पास ईथर है ना, ये 4 कार्बन वाली अल्कोहल के साथ या तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा और अगर आप लोगों के पास इसने 4 कार्बन वाले अल्कोहल की ऑप्शन नहीं दी तो फिर ये आपके पास 4 कार्बन वाले किसी और ईथर के साथ मेटामेरिज्म शो करेगा। तो अब अगर हम लोगों को फर्ज कर लो कि ये 3 बातें 4 बातें जितनी भी बनती हैं हमारे माइंडसेट में हैं, फौरन डेवलप होती हैं, तो इट मींस ये एमसीक्यूज कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो आप लोग देखो जरा कि मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है। अगर आप लोग यहाँ पर मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर को थोड़ा ही देर के लिए जरा ड्रॉ करके देखो तो ये आपके पास बनेगा CH3 ऑक्सीजन, फिर आपके पास यहाँ पर CH2 एंड CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली ये आप लोगों के पास यहाँ पर इस ईथर का जो सवाल के अंदर स्टेटमेंट दी थी ना उसका मेटामर बन गया है। तो हम लोग कहते हैं सर ये चूंकि मेटामर बना है तो ये तो हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि हमने तो वो ढूंढा जो इसका आइसोमर नहीं हो सकता। ओके, दूसरा देखो,
टू मिथाइल टू प्रोपानोल है तो इसका मतलब अल्कोहल है, और टू मिथाइल टू प्रोपानोल है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, हमें भी पता चल जाएगा कि भाई ये इसके साथ लिंकअप होता है कि नहीं होता। तो CH3, फिर आपके पास यहाँ पर CH3, फिर आपके पास यहाँ पर CH3, और इधर आपके पास OH आ जाएगा। सो इट मीन्स कि अगर इधर भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाती है टर्शरी अल्कोहल, या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। और अगर इसमें 4 कार्बन हैं तो इट मीन्स कि ये इस डाई इथाइल ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रही है, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रही है तो इसको भी निकालना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन हमारे पास निकल गई। और अगर आप लोग यहाँ पर सी ऑप्शन को देखो तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, ये 1 ब्यूटानोल है, 4 कार्बन वाली अल्कोहल को आप पहले ही अपने रफ वर्क में रेडी कर चुके हुए हो, तो ये भी आपके पास इसमें से एलिमिनेट हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास बचा कौन, दैट इज द ब्यूटानोल। और अगर आपने वो आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं तो आपको याद है कि अल्कोहल्स का और ईथर का आपस में रिलेशन डेवलप होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। कीटोन्स का कोई लेना देना नहीं है ईथर्स के साथ, तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास इन दोनों का कोई लिंक ना होने की वजह से ये एक दूसरे के आइसोमेरिक प्रोडक्ट या फॉर्म्स नहीं कहलाएंगी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, दैट इज डेल्टा ऑप्शन, ब्यूटानोल। तो ये इसका डाइथाइल ईथर से कोई लेना देना नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 2 देखें, विच वन इज नॉट ऑर्गेनिक इन द नेचर। अगर आपके पास इस एमसीक्यूज का कीवर्ड हमने ढूंढना है तो वो हमारे पास है दैट इज नॉट ऑर्गेनिक इन द नेचर। और रेफरेंस के लिए मैंने साथ में लिख दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट ईयर तो नहीं मैं इसमें ऐसा स्पेसिफिक कर सकता, लेकिन ये नम्स के जो पास्ट एग्जाम्स है ना उनका एक क्वेश्चन आपके पास आया है कि कौन इनमें ऑर्गेनिक इन द नेचर नहीं है। तो आप लोगों के पास अगर हम फर्स्ट वन को देखें तो ये फ्लोरोफॉर्म है, और फ्लोरोफॉर्म आप लोगों के पास किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये आप लोगों के पास यहाँ पर हेलो अल्केन से बिलोंग करेगा। और ये किस टाइप में शुमार किया जाएगा, ये आप लोगों के पास ट्राई हेलाइड्स की कैटेगरी में है। तो हेलो अल्केन जो आप लोगों के पास हैं यहाँ पर वो डेफिनेटली सी बात है ऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो आप लोगों के पास अल्फा ऑप्शन निकल गया। बीटा देखो CH2O। अच्छा इसको देख के ही ना तो मेरा जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा फौरन कह लो कि मॉडिफिकेशंस की तरफ मूव करता है। इस पे ना बड़े मजे के सवाल बन सकते हैं। मतलब अगर तो मैं इस CH2O को मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसीडर करूंगा ना केमिकल कंपाउंड का, तो फिर तो ये किसी एक कंपाउंड के साथ स्टिक हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आप लोगों के पास इस CH2O को मैं अगर आपकी वो जो फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर होता है ना जिसमें आप इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज पढ़ते हो उनके साथ अगर मैं लिंकअप करूँ ना तो सर बड़ी वैरायटी बनती है आपके पास। मैं कहूँ सर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर, तो इस CH2O को अगर मैं पार्ट 1 केमिस्ट्री के साथ लिंकअप करूँ ना पार्ट 1 केमिस्ट्री के साथ, तो मैं कहूंगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इंपेरिकल फार्मूला CH2O। तो इस CH2O इंपेरिकल फार्मूला से कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिंकअप किया जा सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज। तो आप राउंड अबाउट भी इसके साथ 5 फैमिलीज को जो ना अटैच कर सकते हो, 5 फैमिलीज को अटैच कर सकते हो या 5 कंपाउंड्स को अटैच कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा अगर इसमें ये वर्किंग करके दे दूं तो आपको मैं कहूंगा कि बच्चे याद रखो कि ये जो आपके पास CH2O है ना इसके साथ अगर आपने लिंकअप करना है इंपेरिकल फार्मूला के लिहाज से तो ये आपके पास ग्लूकोज हो सकता है, अगर ग्लूकोज नहीं तो ये आपके पास फ्रुक्टोज हो सकता है, और अगर ये नहीं तो ये आप लोगों के पास एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड भी इवन दैट हो सकता है। अगर एसिटिक एसिड नहीं तो इसको आप लोग इवन दैट लैक्टिक एसिड के साथ भी अटैच कर सकते हो, और अगर लैक्टिक एसिड नहीं तो ये आप लोगों के पास फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी अटैच हो सकता है। एंड इवन दैट स्टिल वी हैव 2 मोर कंपाउंड जिनका इंपेरिकल फार्मूला आप लोगों के पास ये CH2O है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा डॉजिंग एमसीक्यूज कैटेगरी जो है ना वो इसमें एडजस्ट हो सकती है। बार कैफ
हम थोड़ा सा डिट्रैक हो गए थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये भी मेरा बेसिकली मेन टारगेट है कि मैं आप लोगों को चीज़ों के साथ नए एमसीक्यूज बनाना भी थोड़े से सिखाऊं। तो अगर मैं इसको फिलहाल यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसीडर करूं, तो ये आप लोगों के पास किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला बनेगा। और जो फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास, वो डेफिनेटली क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक है, तो ये भी निकल जाएगा। ओके, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। वी नो वेरी वेल कि ये आप लोगों के पास अगेन हेलोअल्केन फैमिलीज के साथ लिंकअप करेगा, और हेलोअल्केन्स हमारे पास ऑर्गेनिक इन द नेचर हैं, और ये आपके पास टेट्राहेलाइड्स की कैटेगरी के अंदर जो है ना हम इसको फॉलो करेंगे, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर 3 एलिमिनेट हो गए हैं तो पीछे बचा कौन, दैट इज द कार्बोनिक एसिड H2CO3। और मेरा फिर एक सवाल अच्छा बना है, देखो जरा मैं आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट बना कर देता हूँ, आप इसको एज ए होमवर्क डील करो और खुद से ऐसे आंसर्स बनाने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको फर्ज करो पेपर के अंदर एमसीक्यूज बना कर देता हूँ कि आपके पास वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डेरिवेटिव है, नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड। आपके पास नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का कौन इनमें से डेरिवेटिव होगा, तो आपने इसका भी आंसर बनाने की कोशिश करनी है। यानी कि बजाते खुद आपके पास ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन इसका कोई ऐसा डेरिवेटिव है जो कि ऑर्गेनिक इन द नेचर और इंतहाई फेमस है। तो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू का भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, दैट इज डेल्टा। फिर देखो जरा आप लोगों के पास यहाँ पर थर्ड एमसीक्यूज है। कहता जी कि थर्ड एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, जरा गौर से पढ़ें, हाउ मेनी मेटामर्स। चलो उसने मुझे बता दिया भाई कि मेटामर्स बनाने हैं। अच्छा, आर पॉसिबल विद द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ C4H8O2। आपके पास कितने ऐसे यहाँ पर कंपाउंड्स हैं या मेटामर्स हैं जिनके लिए फार्मूला हो सकता है C4H8O2। पहले तो इमीडिएटली ना आपने ये देखना कि भाई ये फैमिली कौन सी बता रहा है मुझे। यहाँ पर अगर मैं इसकी फैमिली यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ ना, तो मुझे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मेटामर्स बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो हमें इसमें परेशान या डाउट करने की कोशिश कर रहा है ना, वो इस सेंस में कि कंपाउंड देखकर उसने फैमिली नहीं बताई मुझे। फैमिली पता होगी तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू उनके मेटामर्स बनाना मेरे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं सर कि अगर हमारे पास कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल हो और साथ में ऑक्सीजन उसमें 2 एटम्स पाए जाते हो, तो ये फार्मूला बेसिकली बनता है CnH2n, और इसके साथ साथ आप लोगों के पास कौन बनेगा, O2 आ जाएगा, है ना। और ये फार्मूला आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए हो सकता है। ये आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जा सकते हैं ये एस्टर्स हो सकते हैं, और आप लोगों के पास एस्टर्स के साथ साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं। हमने तो पढ़ा भी हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होते हैं। तो सर ये फार्मूला या तो ब्यूटानोइक एसिड का होगा या 4 कार्बन वाले एस्टर का फार्मूला जो है ना वो उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। तो फौरन हमारा माइंड की जो वर्किंग यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए ना, वो ये होगी कि भाई आप ऐसा करें कि इमीडिएटली इसमें से एस्टर्स को तो बाहर निकालें, ओ सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो बाहर निकालें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मेटामर बनने का कोई चांस वांस मौजूद नहीं है। ये आपको मेटामर्स नहीं शो कर सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको याद है कि हमारे पास यहाँ पर इसके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, और इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन का एटम है और दूसरी साइड के ऊपर कार्बन की चेन चलती है। मेटामेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड के ऊपर कार्बन का चेन होना जरूरी है, और फिर उस चेन की नेचर में वेरिएशन होना बड़ा जरूरी है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं है। इसलिए इसको तो भाई इस रेस में से बाहर निकालो। अब ये 4 कार्बन वाला एस्टर है, तो 4 कार्बन वाले एस्टर के लिए आप क्या डिजाइन करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनना जरा गौर से, ये अक्सर पेशतर बच्चे लोग जो है ना वो इस चीज में परेशान या इस चीज के पीछे बड़ा वर्किंग करने की कोशिश करते हैं, टीचर से भी पूछते हैं कि फार्मूला हो जैसे मेटामर चेन आइसोमर ये फौरन बन जाए। तो मेरा बेटा मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को ये कहता हूँ कि इन फार्मूलाज या शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, और इसके लिए तो वैसे भी कोई अवेलेबल नहीं है। इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे क्या है हमारे पास कि आप स्ट्रक्चर बनाकर उनकी वेरिएशंस की खुद प्रैक्टिस करो, तो हमें कोई गड़बड़ या परेशानी नहीं होगी। जहां से आपका दिल करता ना आप शुरू कर लो। मैं कहता हूँ CH3 4 कार्बन बनाने हैं ना, CH2 ओके,
एक कार्बन चला गया फंक्शनल ग्रुप के अंदर, 3, और ये आपके पास 4। जरा नाम तो सोचो इसका नाम क्या है। आपको पता है कि ये जो एस्टर्स होते हैं इनका आईयूपैक नेम क्या होता है? इनका आईयूपैक नेम होता है अल्काइल एल्कानुएट। अल्काइल एल्कानुएट होते हैं। तो ये अल्काइल एल्कानुएट इनके आईयूपैक नेम है, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल प्रोपानोएट। मिथाइल प्रोपानोएट बनेगा। अब आप ऐसे करो, आपने नेचर चेंज करनी है ना, तो आप इसके लिए CH3 इधर रखो, कार्बन को आप लोगों के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ, ये आपके पास ऑक्सीजन बनेगा, ये CH2 बनेगा और ये CH3 बनेगा। इसको आप लोग कहोगे इथाइल एथानोएट। फिर आपके पास इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन को रख लो और आपके पास R, और इधर आ जाएगा CH2, देन आपके पास CH2 और देन आपके पास CH3। इसका नाम बन जाएगा एन प्रोपाइल मेथानोएट। ये एन प्रोपाइल एक साइड पर और मेथानोइक एसिड हमारे पास यहाँ आ गया। मैंने ये बात आपसे पहले भी डिस्कस की हुई है कि जो अल्काइल ऑक्सीजन के साथ होता है ना, ये अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और इसी में आपके पास एक पॉसिबिलिटी और भी है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ, और इधर आपके पास ऑक्सीजन, इधर आप लोगों के पास CH, इधर आपके पास CH3 और इधर भी आपके पास CH3। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल मेथानोएट। और अब खुद सोचो देखो कि क्या अब इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन पॉसिबल रह जाती है? आंसर इज नो। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर में वेरिएशन कोई नहीं रह गई तो इट मीन्स कि यही इसके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर बन जाएंगे। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अल्फा। तो ये थर्ड MCQs में अल्फा ऑप्शन आपके पास आ गया। नंबर 4 देखो बेटे, नंबर 4 में आपने क्या देखना है कि हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं, हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं जिनके अंदर sp हाइब्रिड कार्बन होगी, sp हाइब्रिड कार्बन होगी। और इसके लिए देसी सा सिंपल सा जो शॉर्टकट है वो क्या है कि जब भी बच्चे याद रखो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होना, तो इसमें कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना, तो इसमें हमेशा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, या यूं कह लो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कार्बन के साथ और किसी भी एटम के साथ अटैच हो जाए अदर देन कार्बन एज वेल, तो ये sp होगा। ये जो ऊपर आपने कंडीशन दी है ना, इसमें आपके पास कार्बन कार्बन से भी लिंकअप हो सकता है और कार्बन किसी और एटम से भी थ्रू इन बॉन्ड्स के लिंकअप होगा, बट हाइब्रिडाइजेशन का रूल यही रहेगा। तो अगला देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा हुआ है सबसे पहले। तो आप कहते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है? दैट इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपके पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो निकल गया। फिर हमारे पास है इमाइंस। तो इमाइंस आपके पास क्या होती हैं? दैट इज द कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसमें भी कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये भी आपके पास निकल गया। अमाइंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर अमाइंस, तो अमाइंस हमारे पास क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं सर अमाइंस होते हैं हमारे पास दैट इज द कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो इट मींस ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी निकल गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली लास्ट में बचा क्या? हमारे पास अल्टीमेटली लास्ट में बचा दैट इज द नाइट्राइड्स, जिसका जो कॉमन नेम है वो सायानाइड्स भी होते हैं, बट अगर आप इसको केमिस्ट्री में डील करें ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली, तो फिर ये आप लोगों के पास यहाँ पर क्या कहलाएगा? इसको हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं इवन दैट नाइट्राइड्स। तो इसमें अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो नाइट्राइड्स में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, और ये बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp हाइब्रिडाइज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। ये रेगुलर क्लासेस या लेक्चर्स के अंदर भी जब हम लोग डील कर रहे थे तो ये एस्पेक्ट मैंने वहां पर आपको इन डिटेल बताया हुआ है। फिर देखिए जरा सर आप लोगों के पास नेक्स्ट MCQs। नेक्स्ट वो कहता जी कि 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, और आप लोगों के पास यहाँ पर 1,2 डाई ब्रोमो इथेन आर डैश ऑफ ईच अदर। जब भी आपके पास वो दो कंपाउंड पेपर में आपको दे और उनका कोई रिलेशन या उनका कोई लिंक आपसे पूछने की कोशिश करे, तो सबसे अच्छी बात जो बच्चों में थोड़ी सी कह लो कि वीक होती है, नेगेटिव होती है, वो ये है कि वो MCQs को ना दिमाग के अंदर इमेजिनेशंस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे 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 स्ट्रक्चर बन रहा है, तो थोड़ा सा एरर का चांस निकल सकता है। तो बेटर ये है, पेज है, टाइम है, स्पीड है, पेन है, तो हम क्यों ना स्ट्रक्चर बनाकर देख लें। तो आपके पास यहाँ पर जो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे दैट इज CH3, फिर आपके पास CH, और आपके पास ये Br,
और ये आपके पास Br, इसको हम लोग कह रहे हैं 1,1 डाइब्रोमो इथेन। और मजे की बात ये है कि इसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर टर्मिनल कार्बन के ऊपर आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं ना, तो ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है कि दीज आर दी जेमिनल कंपाउंड्स। तो इनको जेमिनल डाइहलाइड्स भी हम लोग नाम दे सकते हैं। और फिर आप लोगों के पास दूसरा वो आपको कह रहा है कि CH2 और हमारे पास एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन आपके पास इधर आ गए। अब इसके लिए हम लोग कहते हैं कि सर अगर आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो दो एडजेसेंट कार्बन्स पर अटैच हो जाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप लोगों के पास नाम दिया जाता है दैट इज द विसिनल कंपाउंड। तो एक आपके पास विसिनल डाइहलाइड है और एक आपके पास जेमिनल डाइहलाइड्स हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो सेम, एटम्स निकालो सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन बेसिकली क्या डिफरेंट हो रहा है कि दोनों हैलोजेंस की पोजीशन जो है ना वो आपके पास चेंज हो रही है। और असूलन अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही हैलोजन की पोजीशन चेंज हो रही है और वो आप लोगों के पास टर्मिनल से उठकर तो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आकर अटैच हो गया। तो बेसिकली आपके पास जो हैलोजेंस हैं इनकी पोजीशन बदली जा रही है और हैलोजेंस के फंक्शनल ग्रुप के तौर पर बिहेव करती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन जहां पर चेंज हो रही हो मींस के वो पोजिशनल आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। सो फिफ्थ एमसीक्यूज का बीटा करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास आ गया। अंडरस्टैंड, होप सो कि आप ये बात पिक कर रहे होंगे और आपको ये एमसीक्यूज साथ साथ सॉल्व करना भी आ रहा होगा। 6 एमसीक्यूज देखें। द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट है सर। जब आप लोगों के पास यहाँ पर वो लिख जाए कभी स्टेटमेंट में कि पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है कि वो मुझे इजाजत दे रहा है कि इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो आप लोगों के पास यहाँ पर उनकी फैमिली सेम रहे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आगे देखो स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा क्या है, वो कहता है जी कि द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10। सो इट मींस कि आप लोगों के पास यहाँ पर मुझे इसमें उसने फैमिली को पाबंद करने के लिए शर्त नहीं लगाई। हाँ अगर वो कह देता भाई ये C8H10 जो है ये फलां कैटेगरी का कंपाउंड है और इसके तमाम पॉसिबल स्ट्रक्चर में फैमिली नहीं बदलनी चाहिए, देन हम बाउंड है, फिर हमें फैमिली को फॉलो करना पड़ेगा, उसी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। लेकिन ये एमसीक्यूज इसलिए खतरनाक होता है कि बच्चा जनरली पढ़ते वक्त इस चीज को सेंस नहीं कर पाता कभी मैंने लिमिटेशंस क्या बनानी और क्या नहीं बनानी। तो इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, C8H10 के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोग बना लो। अब अगर आप लोगों के पास सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये C8H10 है क्या। अच्छा, अब आप लोगों के पास इसको जरा हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई देखो गौर से इसको और इससे पूछो कि क्या आपके पास ये जो कंपाउंड का फार्मूला है ये CnH2n और +2 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना तो हमें हाइड्रोकार्बन की पॉसिबिलिटीज निकालनी है, तो ये तो अल्केन वाला है। इसके मुताबिक तो आपके पास इसका फार्मूला C8 और H18 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये अल्केन्स तो नहीं है। अच्छा, फिर आप लोगों के पास यहाँ पर CnH2n अल्कीन्स के लिए तो आपके पास वो भी नहीं है क्योंकि C8H16 होना चाहिए था। फिर आपके पास हम देखेंगे CnH2n-2 और उसके मुताबिक आप लोगों के पास इसका फार्मूला C8H14 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। अब अगर आपके पास ये हाइड्रोकार्बन की तीनों कैटेगरी में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड एलिफेटिक नहीं है, ये फिर साइक्लिक कंपाउंड होगा। अच्छा, अब अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो C8 वाला तो आपने अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है ना, कोई रिंग ऐसा तो नहीं पढ़ा, रियलिटी में होते हैं लेकिन आपने तो नहीं पढ़ा ना 8 रिंग वाला कोई भी ऐसा कंपाउंड। तो अब इसकी जो पॉसिबिलिटी फौरन हमारे दिमाग में बननी चाहिए या बनेगी वो ये कि सर ये ना आप लोगों के पास यहाँ पर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा और ये जो आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा ना ये हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली बेंजीन का होना चाहिए। क्यों 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 बेंजीन का क्यों, वो क्यों नहीं हो सकता साइक्लोहेक्सेन का? सर अगेन वो फार्मूला नहीं फिट बैठेगा उसमें। तो आप लोगों के पास हम बेंजीन को लेकर आएंगे जिसका मतलब ये होगा कि ये फिलहाल C6 और H6 तो बन गया। ओके, और आपके पास हमने क्या किया कि एक ब्रांच यहाँ पर लगाई इसके ऊपर मिथाइल की, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक आपके पास ब्रांच लगा दी यहाँ पर मिथाइल की, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए। इट मींस कि अगर आप लोगों के पास ये 2 मिथाइल की ब्रांचेस आप यहाँ पर लगा लेते हैं
तो आपके पास यहाँ पर जरा चेक करें कि फार्मूला जस्टिफाइड होता है, बनाकर देखो। अब आपके पास कार्बन कितने हुए, 6 रिंग वाले और 2 रिंग से बाहर, तो ये बन जाएगा C8। ओके, रिंग में 2 हाइड्रोजन कम हो गए और बाहर वाली दोनों चेन्स के हाइड्रोजन गिनो तो 3 और 3 6 और 2 कम करके ऐड कर दो तो ये H10। तो ये सर इसका फार्मूला बिल्कुल फिट बैठा है। इट मीन्स कि ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर किसका है, ज़ाइलीन का। और हम फौरन एक्साइटेड हो जाएंगे कि वाह वाह वाह, हमने तो ज़ाइलीन ढूंढ ली भाई, यहाँ पर कमाल हो गया। अब ज़ाइलीन के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर्स वेरिएशंस क्या हैं कि आप लोग एक इसका आइसोमर बना लो और 2 ज़ाइलीन का, एक आपके पास बना लो इसका मेटाज़ाइलीन का, और एक आपके पास बना लो इसका पैराज़ाइलीन का। हम लोग कहते हैं सर कि ये 3 पॉसिबल हो सकते हैं, और जैसे ही 3 पॉसिबल होंगे तो ऑप्शंस में ढूंढेंगे 3 है 3 है 3 है, आंसर इस 3 है। लेकिन अगर तुम लोगों ने जल्दबाजी कर दी तो आपके ये एमसीक्यूज रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि इस एमसीक्यूज में जो आपको वो थोड़ा सा डॉज कर गया स्टेटमेंट में खतरनाक, वो ये कि उसने कहा कि फैमिली जो है ना, फैमिली वो फॉलो करना आपके लिए जरूरी नहीं है। मीन टू से कि सारे स्ट्रक्चर ज़ाइलीन के ही हों ये जरूरी नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए आपको वहां पर अपने आप को थोड़ा सा चेक करना है कि यार क्या इसमें सेम फार्मूला के साथ कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आंसर इज यस, हो सकती है। और वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ना यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना लें और बजाय 2 मिथाइल ग्रुप लगाने के 1 इथाइल ग्रुप लगा लें। और जैसे ही इथाइल ग्रुप लगाओगे तो आप चेक करके देखो 6 कार्बन और 2 ये भी 8 हुआ, 5 हाइड्रोजन इसके और 5 इसके हैं, तो ये भी H10 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो 3 स्ट्रक्चर ज़ाइलीन के और चौथा स्ट्रक्चर ये है, इन सब का फार्मूला C8H10 बनता है। और इनमें आप लोगों के पास फैमिलीज डिफरेंट नहीं है, एक आपके पास डाई अल्काइल बेंजीन है और एक आपके पास मोनो अल्काइल बेंजीन है। लेकिन उसने कब कहा था कि फैमिली को फॉलो किया जाए? तभी तो मैंने आपको कहा था कि इस एमसीक्यूज को जरा ध्यान से देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। हाँ, अगर वो यूं कहता था कि द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ाइलीन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10, तो फिर मैं 3 तक टिक करता, क्योंकि उसने कह दिया कि ज़ाइलीन के बनाओ। अभी वो आप लोगों को यहाँ पर किसी फैमिली के साथ स्पेसिफिक होने के लिए नहीं कह रहा है। अंडरस्टैंड हुई बात? तो ये 6 एमसीक्यूज आप लोगों के पास यहाँ पर डेवलप हो गए। जी तो प्यारे बच्चों, तो ये नंबर 6 एमसीक्यूज होप्स हो कि आपको समझ आया भी होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर है 7, और ये एमसीक्यू 7 बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना वो आप लोगों के साथ डील करने जा रहे हैं हम लोग। जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि वो आपको इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। कहते सर विच वन आइसोमेरिक कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। आप लोगों के पास पहला जो की पॉइंट है इसके अंदर के कौन सा आइसोमेरिक कंपाउंड है, और दूसरा आप लोगों के पास इस आइसोमेरिक कंपाउंड में मोस्ट स्टेबल इन दी नेचर कौन सा है। और अगर आप नीचे ऑप्शंस देखें ना जरा गौर से, तो हम लोगों को इन ऑप्शंस में ये पता चल रहा है कि हमारे पास एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन है। तो इट मींस कि इनमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है, मास इक्वल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है, कंपाउंड एक है, सब कुछ एक जैसा है, मस्त है। इनके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो तीनों के तीनों कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास वेरी करता है। अब इसका जो एक रेफरेंस है ना वो हमारे पास यहाँ पर फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। जनरली जो आप लोगों के पास अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करें ना, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और इनके अंदर अगर आप लोगों के पास यहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर, तो हम जनरली ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं ना वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ब्रांच कंपाउंड्स होते हैं, और ब्रांच कंपाउंड्स के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही। अगर आपके पास एक ही केमिकल कंपाउंड है ना तो उसमें कार्बन एटम आपके पास सेम है, तो अगर आप उसको उसकी साइक्लिक फॉर्म के अंदर लेकर जाते हो तो ये हमारे पास यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, मोस्ट स्टेबल कैटेगरी में। और अगर आप लोगों के पास आप बाकी दो की बात करते हो ब्रांच में और स्ट्रेट चेन में, तो ब्रांच आप लोगों के पास कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा देन द स्ट्रेट चेन। चलो साइक्लिक में तो ऐसा हम लोग यहाँ पर बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं अभी वक्ती तौर पर थोड़ा सा ब्रीफली रेफरेंस अगर आपको प्रोवाइड कर दूं इस पॉइंट ऑफ व्यू का जो मैं आपके सामने पुटअप किया है कि ब्रांच कंपाउंड आप लोगों के पास ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द स्ट्रेट चेन। ये हमारी पीटीबी की बुक के अंदर कहां लिखा है?
ये आप किस रेफरेंस से ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर के अंदर जब आप एफएससी पढ़ रहे थे ना, तो आपने यहाँ पर रिफॉर्मिंग का जिक्र किया था, और रिफॉर्मिंग के अंदर आप लोगों ने स्टेट चेन कंपाउंड्स को ब्रांच में कन्वर्ट किया था। तो कोई इसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस था तो ही तो आपने स्टेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट किया है। तो बाहर कैप सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं ये फिनोमिनन फिलहाल यहाँ पर डील कर जाता हूँ। अगर कभी कहीं मौका मिला या कहीं पर कोई दोबारा इसकी यूटिलाइजेशन हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करूंगा कि हमारे पास यहाँ पर इन ब्रांच और स्टेट चेन का स्टेबिलिटी के साथ क्या लेना देना है। बट राइट नाउ आपका जो एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट है ना, वो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर सेटल हो रहा है। और वो आपके पास ये हो रहा था कि कौन सी आइसोमेरिक कंपाउंड है इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें आप सबसे पहले जिसको एलिमिनेट करोगे वो तो एन पेंटेन है, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। और आइसो और नियोपेंटेन में आपके पास मैक्सिमम ब्रांच्ड इन दी नेचर, अगर सपोज करो दो कंपाउंड जो ब्रांच ही हैं और उनका आपस में कंपटीशन डेवलप हो जाए, तो उस सेंस में हम लोग फिर क्या करते हैं, उस सेंस में हम लोग ये देखा करते हैं कि मैक्सिमम ब्रांचेस किसके अंदर हैं, स्टेट चेन या चेन लेंथ किसकी ज्यादा से ज्यादा शॉर्टर होती है। तो चेन जितनी शॉर्टर, ब्रांचेस जितनी ज्यादा, उसकी अल्टीमेटली जो है ना वो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और अगर ऐसा है तो नियोपेंटेन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इनमें से आप लोगों के पास सबसे ज्यादा स्टेबल नियोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 7 एमसीक्यू उसका करेक्ट आंसर होगा चार्ली। ओके, नंबर 8 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और नंबर 8 भी बड़ा फेमस एमसीक्यूज है और अक्सरों बेशतर हमारे टेस्ट वगैरह जो रेगुलर असाइनमेंट्स के होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर इनमें ये एमसीक्यूज है ना वो रिपीट होता रहता है। तो जरा देखिएगा वो क्या कह रहा है आपको। वो कहता है सर कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर डैश ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्या ये इंफॉर्मेशन हमारी बुक में कहीं पर लिखी हुई है? हाँ लिखी हुई है। जब आप सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक एंजाइम है जिसको आप आइसोमरेसिस बोलते हैं। उधर उसने ये जुमला लिखा हुआ है कि दैट एंजाइम इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैलिक एसिड इनटू द फ्यूमेरिक एसिड। तो हम वहां से ये पॉइंट उठाते हैं और इस जगह के ऊपर इसको फिट कर देते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस में हमारे पास यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। जो मैलिक एसिड है ना, इसको तो हमने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा हुआ है। और वो 8 में कब पढ़ा था भला? हाँ, जब आप लोग कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे होते हो ना, और अल्काइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें आप लोगों के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही साइड पर डायरेक्शन वाइज, ओरिएंटेशन वाइज अटैच हुए हैं। ये हमारे पास कौन है? ये मैलिक एसिड है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के बनने के चांस हैं, है ना। और आपके पास यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो एक ही साइड पर अटैच हो चुके हुए हैं। इट मींस कि ये आप लोगों के पास इसकी कौन सी फॉर्म है? ये इसकी सिस फॉर्म कहलाती है। और अगर आपने ट्रांसफॉर्म बनानी है इसकी तो वेरी सिंपल, या ट्रांसफॉर्म को अगर आप यहाँ पर डेवलप करते हो तो हमारे पास ये सी एच है, ये डबल बॉन्ड सी एच है, और आप लोगों के पास यहाँ पर इसके इस साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे अटैच हो जाए, और आपके पास इसकी इस साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे अटैच हो जाए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो गए, और इसको हम लोग नाम देंगे फ्यूमेरिक एसिड। तो जब हम आइसोमरेसिस पढ़ रहे हैं और वहां पर हम ये बात करते हैं कि भी वो फ्यूमेरिक को मैलिक में कन्वर्ट कर रहा है, तो इट मींस हमें वहीं पर ही डायग्नोस कर लेना चाहिए कि ये जो दोनों एसिड्स हैं आखिर में इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो उस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इनको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नाम देते हैं। एक उसकी सिस फॉर्म है और एक उसकी ट्रांसफॉर्म है। फिर हमारे पास यहाँ पर ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज आर डैश ऑफ ईच अदर। ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ना वैसे ही बड़ा आउटस्टैंडिंग वे के अंदर ये बात याद होती है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है। लेकिन ना अगर इस एमसीक्यूज की या इन दोनों कंपाउंड्स को लेकर आपने मल्टीप्लिसिटी बनानी हो ना, यहाँ पर तो बहुत ऑप्शन मौजूद है। मतलब कि आपके पास ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका मोलेकुलर फार्मूला ना इन दोनों से रिजेंबल करता है। लेकिन बाहर क्या है, अभी राइट नाउ मैं आपके पास इनका जो यहाँ पर जिक्र करूंगा वो सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिहाज से है। तो हमारे पास ग्लूकोज क्या होता है बेटे? हम लोग कहते हैं सर कि ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज में हमारे पास ये कार्बन एटम है, इधर उसके साथ एक H लगा, यहाँ पर आपके पास वो कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप लगाया,
और ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये अपनी फॉर्माइल कंडीशन के अंदर है। इट मींस कि ये एल्डोजेस हैं, ये आपके पास यहाँ पर एल्डोजेस हैं। और इसमें आप लोगों के पास CH2OH, ये मैं 4 बार लिखता हूँ, स्ट्रक्चर ओपन नहीं करता, मैं इसको जरा कंडेंस करके लिख रहा हूँ ताकि हम अपनी बात पूरी कर सकें। और इसका जो लास्ट कार्बन होगा उसको आप लोगों के पास यहाँ पर CH2 एंड OH सेपरेटली लिख दिया जाता है। और अगर मैं आपको कहूं कि आप लोगों ने इस ग्लूकोज का आईयूपैक नेम बनाना है, मतलब चलो एक छोटी सी एक्सटेंशन करने की अगर आप मुझे परमिशन दें तो हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज का आईयूपैक नेम क्या है। तो ग्लूकोज का आप लोगों के पास आईयूपैक नेम होता है 2 3 4 5 6। और फिर आपके पास यहाँ पर पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानल, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानल होता है, क्योंकि एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये मैंने इसका स्ट्रेट चेन कंपाउंड का यहां पर आपके साथ फार्मूला शेयर किया है। और अगर आप लोग यहां कीटोन का जिक्र करें तो यानी कि फ्रुक्टोज का जिक्र करें तो फ्रुक्टोज आप लोगों के पास यहां पर किस कैटेगरी में पाया जाता है कि इसमें जो पहला कार्बन होगा ना दैट इज CH2 और इसके साथ OH ग्रुप होता है, और हमारे पास दूसरे कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और बाकी आप लोगों के पास यहाँ पर CH2OH और ये 4 कार्बन ऐसे बन जाएंगे। और अगर आप इसका आईयूपैक नेम बनाएं तो ये आपके पास बनता है दैट इज 1 3 4 5 एंड 6। देन आपके पास यहाँ पर पेंटा हाइड्रोक्सी एंड 2 हेक्सानोन। तो ये आप लोगों के पास फ्रुक्टोज का यहाँ पर आईयूपैक नेम बन जाता है। और दोनों का ही जो मोलेकुलर फार्मूला ना वो आपके पास बनता है C6H12O6 के साथ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करते हो कीनली ध्यान के साथ तो आपको पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पर ना ये दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप की नेचर है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। आप लोग यहाँ पर ग्लूकोज को इंक्लूड करते हो इनटू द एल्डोजेस और फ्रुक्टोज को आप लोगों के पास इंक्लूड किया जाता है इनटू द कीटोजेस। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लेकिन मोलेकुलर फार्मूला सेम है, सो इट मींस कि ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाए। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। ओके हो गया। फिर आपके पास जो नंबर 10 है ना, नंबर 10 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत। और ये अगेन आप लोगों के पास ना यहाँ पर किताब के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना एक्सटेंड किया गया है। अगर आप लोग वो आपको ये कह रहा है कि द टॉटोमर्स ऑफ ब्यूटीनोल, तो हम लोग जनरली लेक्चर अगर आपने वो मेरे पढ़े सुने हैं ध्यान से तो आप लोगों को उसमें पता है, उसमें ही मैंने पॉइंट ऑटोमर के अंदर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करवाया। और इस रियलिटी के ऊपर जो मैं भी आपके साथ शेयर करने लगा हूं लास्ट ईयर इवन दैट इसके ऊपर एमसीक्यूज आ चुके हैं। इस पूरे एमसीक्यूज में जो आपका कीवर्ड है ना दैट इज द इनोल, ये आपके काम की चीज है, दैट्स इट। इसको पकड़ लिया, ये कीवर्ड है, इसने मुझे बता देना कि ये आपके पास यहाँ पर एमसीक्यूज क्या बनेगा। अब आप जानते हो सारे के सारे कि ये जो इनोल है इसका क्या मतलब है कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और फिर आप लोगों के पास उस कार्बन के साथ OH ग्रुप भी है, तो इनको हम लोग कहते हैं इनोल। और इनोल्स अपने आप को रीअरेंज करवा लेती हैं, रीअरेंज करवा लेती हैं इनटू दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रीअरेंज करवा लेती हैं अपने आप को इनटू दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। अब ये जो रीअरेंजमेंट होती है कार्बोनाइल के अंदर, अब मैं इसमें ब्यूटानल रखूं, जाहिर सी बात है कार्बोनाइल 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और उसमें कार्बन एटम तो बदलना नहीं है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर अगर ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है तो हमें पता है कि जो इनोल का कार्बोनाइल बनना है उस हिसाब से डेल्टा ऑप्शन तो नहीं बन सकता, उस हिसाब से आप लोगों के पास यहाँ पर ये बीटा ऑप्शन भी नहीं बन सकता, तो पीछे बचे क्या, अल्फा और चार्ली। अब इसमें हम लोगों ने फौरन अगर गैस करना है तो कैसे करें, तो कीप इन योर माइंड शॉर्टकट है आपके पास, और वो क्या है, जितनी भी इनोल्स है ना, ये मैं यहां पर आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं, जितनी भी इनोल है इनके लिए एक बात याद रख लेनी, आपके पास इसमें मिनिमम कार्बन एटम कितने हो सकते हैं, 2, एक कार्बन वाली तो ये हो ही नहीं सकती, और आपके पास यहाँ पर बाकी जो हैं वो इससे ज्यादा होंगे। तो इनोल में 2 कार्बन एटम और बाकी इनोल्स में आपके पास यहाँ पर 2 से ज्यादा कार्बन होंगे।
अब आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पर कि इसका शॉर्टकट ये है कि 2 कार्बन वाली जो आपके पास इनोल होगी ना, इनोल, ये हमेशा अपने आप को टॉटोमराइज करेगी इनटू दी एसिटाल्डिहाइड। और ये आप लोगों के पास वाहिद एक ही केस है जिसमें आप लोगों के पास ये एल्डिहाइड डेवलप हो जाएगा। बाकी जितनी भी आप लोगों के पास इनोल्स होंगी ना, जितनी भी इनोल्स होंगी, ये हमेशा याद रखिएगा कि आइसोमराइज होंगी इनटू द कीटोन्स। वो 3 कार्बन वाली हो, वो 4 कार्बन वाली हो, वो 5 कार्बन वाली हो, वो 6 कार्बन वाली हो, वो आप लोगों के पास कोई से भी कार्बन के एटम हो, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा है तो कीप इन योर माइंड हमेशा टॉटोमराइज्ड होंगी इनटू द कीटोन्स। सो इट मींस कि यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? दैट इज द चार्ली ऑप्शन। हाँ, वो ये भी पूछ सकता था कि ब्यूटानॉन का टॉटोमर कौन सा होगा, आप कहते हैं ब्यूटीनॉन। तो कीप इन योर माइंड कार्बोनाइल्स के जितने भी टॉटोमर्स होंगे वो आपके पास इनोल्स हैं, और इनोल्स के जितने भी टॉटोमर्स हैं वो आप लोगों के पास कौन से होंगे? दैट इज द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये अभी तक की जो हमारी फर्स्ट टेस्ट असाइनमेंट है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करनी है या डिस्कस कर रहे हैं, उसका हाफ एमसीक्यू जो है ना वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। और मैं पूरी की पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितनी डिस्कशन अभी तक हुई है ये सारी की सारी समझ आई होगी। ये आपने सारी की सारी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हम लोग एमसीक्यूज को सुनते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, कीवर्ड कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन कैसे बनाते हैं और अपने राइट ऑप्शन के तक अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है बेटे, तो यहीं से हम लोग अपनी नेक्स्ट डिस्कशन यानी कि इसी एंटी टेस्ट एमसीक्यूज की जो सेकंड एपिसोड होगी ना वो मैं यहीं से आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा, और रिमेनिंग एमसीक्यूज होंगे ना वो हम लोग फिर आपस में इसकी डिस्कशन को मुकम्मल करेंगे। एंड वेरी आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, और वो आपके पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।